बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 39, ट्यूसडे अक्टूबर 21। आज जो है ज़बरदस्त, ये अच्छा है, मुझे ज़्यादा चिल्लाना नहीं पड़ेगा। आवाज़ आखिर तक आ रही है तो गुड यार, आसान है इसमें तो। ये जो मैंने देखा है, नोट किया है कि जो हम पढ़ाते हुए ज़्यादातर थक जाते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये चिल्लाना होता है। अब चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे होते हैं, वाक़ईतन हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। आवाज़ का कभी भी इशू हो, माइक का इशू हो तो मुझे प्लीज़ पॉइंट आउट कर देना, ऐसा ना हमारी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिकैप के हवाले से। वरीशा का रिकैप काफ़ी बेहतर था और पहले से ज़्यादा मुझे बेहतर लगा। इनका शुरू में वही इशू था कि कॉन्फिडेंस नहीं था, इधर उधर पूरा नहीं देख रही थी, लेकिन आखिर में उनकी गाड़ी चल पड़ी और वो बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ों को कवर करने लगी और टॉपिक्स को भी उन्होंने तकरीबन तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर किया। आवाज़ भी वाज़े तौर पे आ रही थी। अलबत्ता मुझे इस बात पर ताज्जुब है कि जब मैंने ऑफ़र की कि यार आप माइक को यूज़ कर लें तो उन्होंने इससे मना किया। आई डोंट नो आप लोग माइक को यूज़ करते हुए क्यों शर्माते हैं, माइक को यूज़ करते हुए क्या इशू आता है। इसके अलावा बहरहाल थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की लाजमन गुंजाइश हर जगह मौजूद होती है। वो चाहती तो थोड़ा सा अपनी आवाज़ के अंदर रुक के बात कर लेती। मसलन एडवांटेजेस पढ़ाते पढ़ाते अचानक ही डिसएडवांटेजेस शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीच में पॉज आना चाहिए था। बाकी जो टॉपिक्स वगैरह पढ़ाते हुए जो कुछ गलतियाँ हुई हैं, मैं अभी उन गलतियों को दूर करते हैं। और आप लोग के जो सवालात थे, या जैसे लाइबा बार बार सवाल पूछ रही थी, तो आप लोग वो सवालात दोबारा रेस करें ताकि ये गलतियाँ हमारी दूर हो जाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात करूँगा। एक इशू जो मुझे नज़र आया आप लोग के साथ कि यार सबसे पहले चलो मुझे ये बताओ, आप लोग इस्लामियत कब से पढ़ रहे हो? पहली दफ़ा ज़िंदगी में इस्लामियत का मजमून कब पढ़ा था? इसका मतलब ये हुआ कि अब जब आप लोग अपनी तालीम के 13वें साल में आ चुके हो तो आप एक ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो जिसको आप लोग क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो। ऐसा है या नहीं? पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसको कब से पढ़ते आ रहे हो? देखा जाए तो पाकिस्तान सिटीज आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, रिवर हो गया, माउंटेन्स, ज्योग्राफी वगैरह, डिफरेंट नाम थे। कहीं पे इसका नाम था सोशल स्टडीज़, कहीं पे ज्योग्राफी का अलग मजमून, कहीं हिस्ट्री का अलग मजमून, लेकिन तमाम की तमाम चीज़ें ऐसे हैं जिससे आप लोग वाकिफ़ हैं। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, मुझे ये बताओ ये चीज़ें कब से पढ़ी है? क्लास 1 से नहीं पढ़ी थी ना? ओके। किस कौन सी क्लास से? क्लास 6 में वो टॉपिक्स बताना जो मैंने कवर करा है, क्लास 6 में पढ़ चुके हो। ठीक है, रैम कह रहे हो, ओके। एक बात आ रही है, क्लास 6 से पढ़ा, रैम पढ़ा ना? क्या तुम्हारे क्लास 6 के टीचर ने बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? रैंडम एक्सेस का मतलब बताया था? 9 में बताया था। रोम के बारे में कभी टीचर ने बताया रोम करता क्या है? तुम लोग के जहन में तो आता तो होगा कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऐसा था या नहीं? तुम लोग जब पढ़ाने जाते थे, पढ़ते थे, तो कंप्यूटर के अंदर हमेशा तुम लोग को ये इशू आता होगा, पढ़ा कुछ रहे हैं और हम देख कुछ और रहे हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं विंडोज इंस्टॉल करो, कभी रोम को तो इंस्टॉल नहीं करते। लेकिन टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है कि रोम के अंदर वो सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, रीड ओनली मेमोरी होती है। जहन में सवाल नहीं आता था ये हो क्या रहा है? बात सही कह रहे हो, गलत कह रहा हूँ? टीचर आपको बताता हो कि इनपुट डिवाइसेस ये है, लेकिन आप लोग देखते होंगे यार ये कभी टच स्क्रीन का जिक्र हुआ था कभी स्कूल के ज़माने में? कभी ये सवाल आया था कि टच स्क्रीन इनपुट है या आउटपुट है या नहीं? देखो हमारे कोर्स के अंदर मुझे हर सेमेस्टर के अंदर इसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि स्टूडेंट्स की तरफ से एक फीडबैक आता है, सर बहुत सारा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि यार जो चीज़ आपको दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, लेट्स से इस्लामियात, लेट्स से इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़, ये वो मज़ामीन है जो आप लोग एक तवील अरसे से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब मेरे पास वो मजमून अचानक ही आता है जिसको आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होता और ना ही किसी ने ढंग से पढ़ाया होता। अब मैं अगर प्रैक्टिकल काम कराऊँ, बहुत आसानी है मेरे लिए, मैं आप लोग को एक्सेल का काम करा दूँ, विंडोज इंस्टॉल करा दूँ, वर्ड एम एस वर्ड वगैरह पे काम करा दूँ, इतना जो टेंशन लेके ना मुझे भी कोर्स कवर ना कराना पड़े। लेकिन मसला क्या हुआ कि कराची यूनिवर्सिटी में पेपर कौन सा आ रहा है? रिटर्न पेपर। अब मुझे उस रिटर्न की भी तैयारी करानी है, उसमें मुझे थ्योरी के भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने पड़ रहे हैं। कोर्स के अंदर जो हमें लगता है ना इतना ज़्यादा लोड है, तो बेटा उसकी वजह भी यही है कि यार मुझे बहुत सारी चीज़ें एक साथ कवर करानी पड़ रही होती हैं। अगर यही मजमून आप लोग क्लास 6 से सही से पढ़ते हुए आ रहे होते, अब इस लेवल पे मुझे आपको एम एस वर्ड पढ़ाना है, गूगल शीट पढ़ाना है, हालांकि मेरे ख्याल में ये बच्चे और खाते मैट्रिक के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
कोर्स उनका गलत है, बदनाम कौन हो रहा है? मैं। ठीक है, बदनामी मेरी जिम्मे आ रही है कि सर इतना पढ़ा रहे हैं। एक और कोर्स अगले सेमेस्टर में पढ़ना है आप लोगों ने, जिसको सुन के अभी से आप लोगों का मुंह बनेगा कि सर एक और सेमेस्टर में हमारे साथ होंगे, वो है आईसीटी का। अब आईसीटी के कोर्स के अंदर हर टीचर से बात होती है कि यार इस कोर्स का डिजाइन गलत किया है। असल में आईसीटी का मकसद क्या है कि क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना। अब होना क्या चाहिए कि हर कोर्स के अंदर उसका एक सेक्शन हो, असेसमेंट पढ़ रहे हैं या असेसमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेसन प्लानिंग पढ़ रहे हैं, लेसन प्लानिंग के अंदर बंद हो गया, लेसन प्लानिंग के अंदर किस तरीके से हम लोग जो है, आवाज का इशू तो नहीं है, लेसन प्लानिंग के अंदर किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, राइट। क्लासरूम मैनेजमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर हम लोग किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। अब होना क्या चाहिए था कि हर कोर्स के अंदर, हर सिलेबस के अंदर छोटा छोटा हिस्सा बना हुआ है आईसीटी का, टेक्नोलॉजी का। ये वाला कोर्स तुम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कर सकते हो। उर्दू पढ़ रहे हो, अब क्या आगे चल के तुम लोग लेसन प्लान उर्दू में नहीं बनाओगे? बनाओगे, उर्दू में बनाओगे तो कंप्यूटर पे उर्दू टाइपिंग आनी चाहिए। अब काश के ये होता कि यही वाली चीज किस कोर्स में होती, उर्दू के कोर्स के अंदर एक सेक्शन होता, एक हफ्ता 2 हफ्ता, कि भाई उर्दू में आपने टेक्नोलॉजी कैसे काम करना है, टेक्नोलॉजी के साथ उर्दू जबान में कैसे काम करना है। लेकिन क्या ये चीजें हैं? नतीजे क्या निकलता है कि मुझे बस 1-2 सेमेस्टर मिलते हैं जिसके अंदर मुझे बहुत सारी चीजें एक साथ कवर करानी पड़ती है। मैं खुद भी बहुत ज्यादा ओवरवर्क हो जाता हूँ, ओवर बर्डन हो जाता हूँ, बहुत सारा काम मेरे ऊपर आ जाता है। अक्सर ऐसे होता है कि बिल्कुल मैं आखिर सेमेस्टर के आखिर में बिल्कुल बस गिर जाता हूँ, मैं बिल्कुल थक जाता हूँ, एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ। अब बच्चा जो होता है वो भी इसी तरह से हो रहा होता है, यार इतना सारा पढ़ा रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि भाई मजबूरी भी तो देखो। अच्छा, एक तरीका क्या है कि वही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाओ, आप भी सुकून से रहो, मैं भी सुकून से रहूं। लेकिन बहरहाल हम इस तरीके से अमल करना नहीं चाहते, क्योंकि आप लोग के लिए जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है कि भाई जितनी नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं वो तो ट्रांसफर करें। तो ये जो कोर्स के अंदर प्रेशर होता है यार, उससे घबराना नहीं चाहिए। जब मैं आप लोग का पेपर भी बता रहा हूँ, पूरा पेपर का पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इतना ज्यादा जहन पे टेंशन नहीं लेना चाहिए। अलबत्ता थोड़ा सा समझना चाहिए कि यार दूसरे की क्या मजबूरी है। एक तरीका ही क्या है, ना पढ़ाओ, लेकिन नहीं पढ़ाओगे तो किसका नुकसान होगा? आप लोग का। तुमने क्लास 9 में नहीं पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल इंटर में आ गए, इंटर में नहीं पढ़ा, चलो बीएड में आ गए। अब बीएड में भी सही से नहीं पढ़ोगे तो नुकसान आप कहां से कवर करोगे इस बात को? आगे कोई और चीज है, इसके बाद भी वो क्लास है कि इसके बाद जाकर तुम कह सकते हो कि मैं भी बच्चा हूं, मुझे विंडोज की इंस्टॉलेशन नहीं आती, या मुझे जो है वर्ड इस्तेमाल करना नहीं आता। इसके बाद तो तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ है। तो बेटा अब ये वो मौका आ जाता है कि जो पुरानी वीकनेसेस होती है हमें यहाँ पे आके दूर करना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से आप लोग के ऊपर एक लोड और प्रेशर होता है। अब कोर्स के हवाले से मैं पहले पिछले सालों मैंने एक्टिविटी करवाई थी, कोर्स को ऑडिट। हर सेमेस्टर में कोर्स का ऑडिट मैंने आउटलाइन दी, मैंने पास पेपर्स दिए और उस स्टूडेंट से कहा कि भाई खुद तुम ऑडिट करके बताओ मेरे से कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई चीज़ मैंने स्किप तो नहीं कर दी। अलबत्ता मैंने ये देखा कि इसका कोई इतना खास फायदा नहीं हुआ। बच्चे जो होते हैं वो शायद इतनी उनको अंदर कभी इस बात की सलाहियत पैदा ही नहीं हुई कि वो टीचर की कोर्स को ऑडिट कर सके, वो बता सकें कि इसके अंदर क्या गलती रह गई, कोई खामी रह गई। 1-2 दफा बच्चों ने पॉइंट आउट किया, लेकिन मजमूई तौर पर ऐसे ही रहा। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो हर वक्त परेशान रहते हैं, तो ये भी रहा कि सब कुछ पढ़ा दिया, सर ये तो पढ़ाया ही नहीं था, सर ये तो आता नहीं था, सर ये क्या होगा, सर वो क्या होगा। भाई सब पढ़ा दिया है, लेकिन नहीं सर ये तो हमें पता नहीं, सर ये कहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था। अब उन बच्चों का भी कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो पहले से उनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस की वीकनेस है वो उनके साथ साथ चलती चली जा रही है। अब की दफा जो मेरा इरादा है इस काम को, एक्टिविटी को परफॉर्म करने का थोड़ा डिफरेंट तरीके से। जैसे मैंने कहा था कि कोर्स के आखिर में फीडबैक लेता हूँ और अच्छे फीडबैक के मार्क्स भी हैं, तो फीडबैक के अंदर ये चीज़ शामिल है कि आप बता दें किस टॉपिक को हम स्किप कर सकते थे, या किस टॉपिक का यूजफुलनेस नहीं थी, या आप ये बता दें सर किस टॉपिक को पहले पढ़ाना चाहिए था, किसको बाद में पढ़ाना चाहिए था, हम ऐसे कर लेते। तो इसका क्या फायदा होगा कि चले 80 साल नहीं तो अगले साल मुझे फायदा हो जाएगा। मैं देख लूंगा, आप लोग मुझे फीडबैक दे दें कौन सा टॉपिक यूजलेस था, थोड़ा सा बैठेंगे, सुकून से सांस लेंगे, फिर बताएं। लेकिन एक आंख बंद करके सिर्फ ये कहना है कि बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा है, ये बात, ये तरीकेकार दुरुस्त नहीं है। सिर्फ किसी को यूं समझ लो ताने मारने से कोई बंदा इंप्रूव नहीं होता। अगर हम बोले तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो कोई काम नहीं आता, तुम्हें तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता, तो क्या आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी? नहीं आएगी। मैंने ये तरीका अडॉप्ट किया कि जो बच्चे वीक है उनको बुलाता हूँ, बैठो आओ, बैठो बात करो, क्या इश्यूज है, हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, तुम्हें क्या सपोर्ट चाहिए। ये तरीका बेहतर है। तो इसी तरीके से मैं भी आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, बजाय सिर्फ ये ढंडोरा पीटने के कि जी ज्यादा पढ़ा दिया, ज्यादा काम करा दिया, बहुत सारा काम आ गया, आप मुझे बताओ किस चीज को स्किप कर सकते हैं, कोई एक ऐसी चीज जो कि यूजलेस हो। और आप लोग को जो लग रहा है ना कि यहाँ पे काम का लोड ज्यादा है, बेटा ये आप लोग की खुशफहमी है। आप दूसरे कॉलेजेस में जाओ, वहां पे शाम 3-4 बजे तक क्लासेस होती हैं, पता है आपको ये बात?
कराची यूनिवर्सिटी में कब तक होती हैं? यहाँ पे आप लोग को 12 साढ़े 12 बजे तो आप लोग जा रहे होते हो। अब आप लोग की गलती है, मेरी गलती है, समझ रहे हो बात को? आप लोग यूज टू नहीं हो, हालांकि किसी और जगह जाओगे तो कहाँ तक क्लासेस होगी? 4 बजे तक। कोर्स जो होता है इससे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा होता है। आप लोग अभी एमफिल क्या इवन प्रॉपर तरीके से अगर आप बीएस ग्रेजुएशन करोगे ना किसी सही यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता चल जाएगा कि बेटा ग्रेजुएशन लेवल में काम कितना होता है। आप लोगों ने किया नहीं है तो आप लोग को लगता है कि हमें काम ज्यादा करा रहे हैं। तो बेटा अगर एक फैसिलिटी मिली है कि तुम लोग 12:30 बजे चले जाते हो, तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि यार ये जो चीज़ है हमारा हक है। ये हक नहीं है, आपको एक एडवांटेज मिल रहा है, उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आप आइंदा के लिए आप ये करने के नहीं, हमारा तो तरीका ही यही है, हमने तो लैब ही अटेंड नहीं करनी, हमने लैब में नहीं आना, लैब की वजह से रुकना पड़ता है या ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, तो बेटा ये आप लोग की गलती है। और यहीं से आप लोग को ये बात समझ में आती है जो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती। बात सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती, बदनसीबी से हमारे यहाँ वो तलबा भी आते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, और वो इस पूरे सिस्टम को जो है ना रगड़ा अपने साथ साथ रगड़ा लगा रहे होते हैं। यहाँ तक कोई बात? या वो खिड़कियां खोले, बहुत हब्स हो रहा है, खिड़कियां क्यों बंद की हुई है? अगला जो पॉइंट है कि मैं ये देख रहा हूँ कि यार आप लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे, या क्लास के अंदर जो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तवज्जो नहीं दे रहे। मसलन मैंने एक बात की थी कि यार पहले आपने स्क्रिप्ट लिखना है फिर वीडियो बनानी है। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि पहले उन्होंने वीडियो बना ली और फिर मुझे स्क्रिप्ट भेज रहे हैं। मकसद क्या था कि पहले बताने का मकसद क्या था, आप लोग से कोई हम ड्रामा नहीं लिखवा रहे, आपका ड्रामा जो हम टीवी पे या पीटीवी पे हमने नहीं चलाना। हमारा स्क्रिप्ट का मकसद सिर्फ इतना था, मैंने कहा था कि एक 1 पेजर हो जिसके अंदर कम से कम 1 पेजर हो, आपने आउटलाइन दी कि मैंने इन टॉपिक्स को डिस्कस करना है, दैट्स इट। अब लोग कह रहे हैं कि सर पहले वीडियो बनाएंगे फिर हम ये स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो कुछ बाद में कुछ तो बनना है इस बात का। क्लास के अंदर आप लोग लेसन प्लान बनाए बगैर दाखिल होते हैं। क्लास में जब भी जाएंगे पहले लेसन प्लान होगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी, ऐसा है या नहीं? तो बेटा ये बात को मुश्किल दिया, मैंने ये बात नहीं समझाई। अब मेरे पास बच्चे आ रहे हैं कि पहले वीडियो भेज रहे हैं और बाद में जो है वो स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, या स्क्रिप्ट कहने का हमने से पहले वीडियो बना ली, स्क्रिप्ट हम बाद में काम करेंगे। बेवकूफ़ी है या नहीं? एक बात समझा दी कि उसको सुन भी नहीं रहे। फिर मैंने कहा था कि यार उससे गूगल डॉक्स पे आपने डॉक्यूमेंट शेयर करनी है और अपने ऑफिशियल आईडी को यूज करना है। आज ही मेरे पास किसी ने भेजी है पीडीएफ, 2-3 बच्चे पीडीएफ भेज चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, अपने पर्सनल आईडी से मुझे भेज रहे हैं, गूगल डॉक्स पे काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनल आईडी से वो मुझसे शेयर कर रहे हैं। यार जब सब बात बता दी है, लिख दी है, तो फिर इशू क्या आ रहा है? क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मसला है, कुछ जहन में समझ में कमी है, क्या वजह है? अब देखो ये मसला होता है कि हम ऐसे बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं, नतीजा क्या निकलता है, कोर्स जो इतना लंबा होता है इसी वजह से होता है, बार बार एक ही बात दोहरानी पड़ रही है। एक दफा बता दिया, सुन लो, समझ लो, हम आगे करें। हमें भी कोई शौक ना पड़े इतनी लंबी लंबी क्लासेस लेने का। ये वो चीजें होती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि लेक्चर इतना लंबा हो रहा है, सर 3-3 क्लासेस ले रहे हैं, सर 2-2 क्लासेस ले रहे हैं। अपनी भी गलतियों पे आप लोग को तवज्जो देनी चाहिए। फिर एक और बात आ रही है, जब मैंने ये बात कह दी थी क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार एक बात बताई, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। क्लास के अंदर हम देख रहे हैं कि रिकैप के अंदर बच्चे तवज्जो नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिकैप का वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बताया था नहीं बताया था ये बात? लोगों ने स्टूडेंट फॉर्म फिल किया तो उसके 10 नंबर मिले थे, ठीक है, तो बेटा सब ने किया, अक्सरियत ने कर लिया, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इसका ज्यादा होगा कम होगा? कम हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेटा क्विज का वजह से तुम लोग के मार्क्स पे असर पड़ेगा। अब क्लास के बाद एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, आमना बतूल है, आयशा ओवैस है, कहाँ आयशा ओवैस? हाँ, क्विज नहीं कर रहे, मरियम है, क्विज नहीं कर रहे। अब जब ये बच्चे फेल होंगे तो फिर कैसे कहेंगे सर ने फेल कर दिया? जब एक बात बार बार कह रहा हूँ क्विज करो क्विज करो क्विज करो, कह दिया ना, कितनी दफा मैंने ये बात की है, कितनी दफा क्विज पे पूरी पूरी क्लासेस कराई है, फिर भी नहीं कर रहे। अब कसूर किसका हुआ? अब जब रिजल्ट आता है तो यही बच्चे बड़ी हैरत से देखते हैं, सर आपने इतने कम नंबर दिए, सर आपने फेल कर दिया। अभी आप लोग को शायद देखा भी हो कि एक बच्ची कह रही थी, आप लोग जब सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, कि सर आपने मुझे पास किया या फेल किया, तो मैंने बताया जी सर आपको पास हो गई आप, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो बेटा लटको मत, मेरे पेपर में फेल हो गए तो बस गए, मैं इतनी आसानी से पास नहीं होने देता। जब बार बार एक बार इसी पर गुस्सा भी मुझे इसी पे आता है, जो आप लोग कहते हैं सर गुस्सा करते हैं, सर नाराज हो जाते हैं, जब बार बार एक बात बता रहा हूँ कि क्विज की इंपॉर्टेंस है तो क्यों नहीं कर रहे? और भी लोग हैं, और भी नाम है, बहरहाल इस वक्त 2 नाम मेरे जहन में थे कि आयशा का देखा था, आमना का था, क्विज उन्होंने किए ही नहीं है। बाद में फिर बोलेंगे सर हमारे साथ जो है ना गलती हो गई, हम तो इतने एक्टिव थे, हमने तो ये काम किया था, वो काम किया था। बार बार एक बात समझ में आ गई, देखो किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही, सब कुछ बता दिया, क़यामत आएगी, अमाल का हिसाब देना होगा। अब अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो वो खुद भुगतेगा, ऐसा है या नहीं? सब कुछ बता दिया आपको, एक एक चीज बता दी, अभी भी आप लोग नहीं कर रहे तो कसूर किसका होगा? अच्छा, अब जो है टॉपिक का जो रिकैप था वो तो बहुत अच्छा इन्होंने किया वरीशा ने, और हम थोड़ा सा बस तेजी से आगे बढ़ते हैं।
कंप्यूटर नेटवर्क की बात हुई थी, कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात हुई थी। यहाँ पे जो मैं नोट्स दूंगा ना, इसके अंदर थोड़ा सा फोकस करना सिर्फ उस चीज के ऊपर जो नेटवर्क के फायदे हो और डिसएडवांटेजेस हो। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इंटरनेट के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को लेकर आ रहे हो। जैसे हम रात भर जाग रहे हैं, ठीक है, इसका ताल्लुक आएगा हेल्दी हैबिट से, कंप्यूटर का यूज करने का हेल्दी तरीका क्या है। तो बहरहाल लेकिन नंदीलेस पेपर में सवाल आता है, आपको जो जहन में आता है, जो समझ में आता है, अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको जरूर जवाब लिख देना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात की और वो बहुत अच्छा रिकैप दिया। यहाँ से हम आगे बढ़े। ये जो आपको स्लाइड नजर आ रही है ना, जिसके अंदर हमने बात की है कि इसको इसमें आइडेंटिफाई करो, जो मेरा पेपर है ना उसमें कुछ इसी किस्म के सवाल आएंगे, इसी किस्म के प्रैक्टिकल सवाल आएंगे कि ये जो है किस में आता है, कौन से कैटेगरी के अंदर आता है, किस कैटेगरी में आता है। तो इसी किस्म की चीजें होंगी, तो थोड़ा सा मेंटली रेडी रहना। बहरहाल मुझे मौका मिला तो अपने पेपर के हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बात की थी कि कंप्यूटर्स को आपस में कैसे जोड़ते हैं। सबसे जो कॉमन चीज है वो है हमारे पास ईथरनेट, ठीक है, ईथरनेट की केबल और ईथरनेट की पोर्ट। जो ईथरनेट की पोर्ट भी नजर आ गई आपको, और ये लगती है आपकी किसके अंदर, लैन कार्ड के अंदर, एनआईसी के अंदर जाके, उसकी आई डोंट नो तस्वीर क्यों नहीं आ रही, उसके अंदर जाके ये लगता है। उसके बाद फिर हमने बात की थी अगली जो टेक्नोलॉजी थी हमारे पास वो थी फाइबर ऑप्टिक, और मैंने बताया था कि लेजर लाइट के जरिए से ये एक कोने से दूसरे कोने तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, और इसकी स्पीड ज़ाहिर तेज होती है क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा तेज होती है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल हुआ वरीशा का, लाइबा का, कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही थी कि वैन के लिए, ओके, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए अमूमन हम लोग ईथरनेट को यूज नहीं करते। मोहल्ले के अंदर जो यूज कर रहा होता है उसको आप कह लो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में लेकर आ जाओ, या लोकल एरिया के अंदर यहीं पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे वाईफाई वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने जो है शहरों को जोड़ना है, बैंक की ब्रांचेस को जोड़ना है, बल्कि कराची जैसे शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ना है, तो इसके लिए भी आपको फिर दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ती है। ईथरनेट को यूज नहीं करते, आप फाइबर ऑप्टिक यूज करेंगे, आप वाई मैक्स को यूज करेंगे, ठीक है, वाईफाई को यूज नहीं करते, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस मौके पर इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक के बाद हमने बात की थी सबमरीन केबल। अब देखो सबमरीन केबल भी केबल की है, केबल ही है ना, तार ही तो है, लेकिन उस तार के अंदर जो ईथरनेट की तार है कितना फर्क है। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल था कि वक्त के मौके के लिहाज से, जरूरत के लिहाज से आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। जब आपने दो कॉन्टिनेंट्स को मिलाना है तो आप सबमरीन केबल ही बिछाएंगे, आप इथरनेट की केबल नहीं बिछाएंगे। उसको तो कोई आम सी मछली भी उसको काट के दे या उसको तोड़ के चली जाए, वाकईतन ऐसा हो जाता है। लेकिन सबमरीन केबल जो होती है बहुत मोटी, बहुत मजबूत, चूंकि इतनी कॉस्टली है तो उसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है, बहुत सारी तारें होती हैं, क्योंकि बार बार तो यही काम वो लोग नहीं करते रहेंगे। उसके बाद फिर हमने बात की थी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, कि वायरलेस टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है। और वायरलेस के हवाले से ये बात की थी कि देखो इस बात को यूं समझ लो, हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, हम चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर घिरे हुए, ओके। आपकी जो रोशनी है, लाइट है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की किस्म है। अलबत्ता ये फिजिक्स की क्लास नहीं है तो इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे। इन तमाम वेव्स के अंदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का फर्क होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। और इसकी फिर बड़ी अच्छी एग्जांपल थी कि अगर आप उसी गाड़ी की, ट्रक की एग्जांपल ले लें, ट्रक, बाइक का साइज जो है छोटा होता है, तो बाइक की वेवलेंथ कम है या ज्यादा है, दुआ, वेवलेंथ कम है, लेंथ साइज जहन में रखना, ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि तुम्हारे जहन में रहे। कल कल जब तुम बच्चों को फिजिक्स में पढ़ाओगे तो तुम्हें डेफिनेशन तो वही बतानी है, वेवलेंथ ये होती है, फ्रीक्वेंसी ये होती है, फिजिकल डेफिनेशन तो फिजिक्स की है, लेकिन समझने के लिए कि भाई जिस तरीके से बाइक का साइज कम होता है उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, ट्रक का साइज बड़ा होता है लेकिन उसकी फिर स्पीड भी कम हो जाती है। और यही फर्क फिर हमें नजर आता है इन सिग्नल्स के अंदर, कि जितनी भी सिग्नल्स हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, टीवी, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, रेडियो, इन तमाम सिग्नल्स में फर्क किस चीज का है। क्या वजह थी कि हमारे पास कहीं तो इंडिया तक के सिग्नल्स आते थे, इंडिया के रेडियो हम लोग सुन लेते थे, लेकिन आवाज साफ नहीं होती थी, और दूसरी तरफ एफएम है, उसमें आवाज तो साफ आ रही है लेकिन सिग्नल दूर तक नहीं जाते। तो भाई इसी चीज का फर्क है, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। जहां पे लेट्स से ट्रक की तरह वेवलेंथ ज्यादा है, ट्रक की तरह साइज ज्यादा है, तो वो बहुत दूर तक जा सकता है और बहुत सारा सामान लेकर जा सकता है। जहां पे साइज कम है वहां पे आवाज साफ है लेकिन वहां पे वो दूर तक जा नहीं पा रहा। अब इसी तरह से हमने बात की वाईफाई की, तो वाईफाई के बारे में बताया कि भाई इसका टेक्निकल नाम है IEEE 802.11, लेकिन इसका नाम वाईफाई क्यों रखा,
मार्केटिंग के लिए। उस जमाने में एक साउंड सिस्टम चल रहा था हाई फाई, आज भी यूज होता है। आप लोग अभी भी इसी दराज में जाकर सर्च करना हाई फाई साउंड सिस्टम, हाई फाई स्पीकर लिख के देखना जरा। तो ये हाई फाई का मतलब होता है कि असल से करीब तरह, हाई फाई स्पीकर असल आवाज से करीब तर। और वाई फाई कोई मीनिंगलेस सी बात है, कोई मतलब नहीं कि वायरलेस से करीब तर, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने नाम उसका वाई फाई इसलिए रखा ताकि उसकी मार्केटिंग ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके। एक और चीज जिसका नाम ब्लूटूथ, ब्लूटूथ जो है इसका नाम जो है एक बादशाह के नाम पर है, जो कि आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में था, और इसने जो है डिफरेंट मुख्तलिफ कबाइल को एक जगह जमा कर लिया था। तो ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड बनाने वालों ने कहा कि हमारा नाम भी इसी पे होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अब तुम कह सकते हो सर ब्लूटूथ का पेपर में सवाल नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे ये बताओ कि कम से कम तुम लोग को पता होता ब्लूटूथ होती क्या चीज है। ऐसा इस कोर्स के करने के बाद तुम्हें कम से कम इतना तो पता ब्लूटूथ भी कोई चीज है, वरना तुम लोग पूरा वही जिंदगी जैसे गुजर रही है। कुछ आइडिया तो हो कि भाई कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, हमें जहन में वो चीजों का हमारा होना जरूरी है। ब्लूटूथ के अलावा फिर हमने बात की थी, हमारे पास एक दूसरी चीज है जिसका नाम है इंफ्रारेड, ओके। और वो आपको अमूमन रिमोट वगैरह के अंदर नजर आती है, उसका रेंज भी कम है, आगे हाथ रखो तो रुक जाती है। यही वेवलेंथ, यही फ्रीक्वेंसी का फर्क है, ओके। ब्लूटूथ के अंदर जो है रेंज जरूरी ज्यादा है, वाईफाई के अंदर कैपेसिटी ज्यादा है, वाईफाई के अंदर वीडियो वगैरह देख सकते हैं, ब्लूटूथ में वीडियो नहीं देख सकते। यही फ्रीक्वेंसी, यही वेवलेंथ। यहाँ रिकैप देते हुए किसी ने कहा कि स्पीड का ताल्लुक जो है वो फ्रीक्वेंसी से है, नहीं, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बताते स्पीड का ताल्लुक किस चीज से है। हम लोग जो है स्पीड को मेजर करते हैं बिट्स पर सेकंड के अंदर, ठीक है। 2 मेगाबाइट, 3 मेगाबाइट, क्या मतलब 2 मेगाबाइट का 2 मिलियन बिट्स पर सेकंड में ट्रांसफर हो रही है, ओके। 2 मिलियन बिट्स पर सेकंड में ट्रांसफर हो रही है। 3 गीगाबाइट का मतलब क्या हुआ, 3 बिलियंस, मिलियन के बाद आता है बिलियन, ठीक है। तो गैगा का मिलियन कम होगा और गैगा ज्यादा, कौन बड़ा होगा, जी या एम। अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ आ रहा हो कनेक्शन के ऊपर कि लेट्स से कि जी 2 मेगाबाइट का कनेक्शन है, ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकेंड, और दूसरी तरफ लिखा हुआ लेट्स से 1 Gbps, बड़ा कौन है 1 GB, ठीक है। इसमें कितने हैं 2 मिलियन, इसके अंदर कितने हैं 1 बिलियन। अब इतना तो पता है कि बिलियन बड़ा होता है, ओके। तो जी से मुराद है गीगा, लेकिन इसका मतलब यूं समझ लो कि बिलियन के बराबर है, ओके। और बिट्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितनी बिट्स को ये ट्रांसफर कर पा रहा है। अब ये तुम लोग अक्सर स्पीड वगैरह का देखते होगे कि स्पीड कितनी आ रही है, तो इस तरह से आती है। मोबाइल के अंदर भी ऑप्शन होता है, कंप्यूटर में भी ऑप्शन होता है कि अप एंड डाउन की स्पीड दिखा रहा होता है, कितना स्पीड आ रहा है, कितना जा रहा है। देखा आप लोगों ने मोबाइल पे, किसने देखा है, ओके, निम्रा ने देखा है। नेट की स्पीड जो चेक कर रहे होते हैं उसको आप उस पर जब चेक करते हैं तो वो यही से बताता है कितने बिट्स पर सेकंड को एक वक्त में ट्रांसफर कर रहा है। अब किलो ज्यादा होगा या मिलियन ज्यादा होगा, किलो ज्यादा होगा या मिलियन ज्यादा होगा, एक मिनट, किलो ज्यादा वाले कौन है, हैंड रेस करें, शर्मा क्यों रहे, पूरे हैंड रेस करें भाई। किलो का मतलब होता है, अब देखो ये वाली बात, किलो में आते हैं 3 जीरो, 1 2 3, ठीक है। और मिलियन में कितने आते हैं 6 जीरो यार। अब बताओ किलो ज्यादा होगा या मिलियन ज्यादा होगा। तो अगर स्नेहा आपको ऑफर की जाए कि जी इसके अंदर जो है 1000 किलो बिट्स का कनेक्शन है, और रामीन आपको दी जाए 1 मिलियन बिट्स पर सेकंड वाला, तो उसके पास ज्यादा स्पीड है, रामीन के पास। स्नेहा समझ में आया। और जी में जो लिखा हुआ जी, उसमें कितने जीरो आएंगे, 9। ये अच्छा जवाब है, ज्यादा आएंगे भाई, इसमें 9 आते हैं, 4 5 6 7 8 9। अब देखो यार ये वाली बात थी जो तुम लोग को पता होनी चाहिए थी, क्लास 9 के अंदर से पहले पढ़ाते हैं एसआई यूनिट्स के अंदर। अब नहीं पता, मुझे यहाँ कवर कराना पड़ रहा है, इसलिए हमारा कोर्स लंबा होता चला जाता है। बहरहाल समझ में आ गई बात, किलो मेगा गीगा, ओके। किलो बिट्स पर सेकंड, मेगाबाइट्स पर सेकंड, गीगाबाइट्स पर सेकंड, गीगा ज्यादा होता है, ओके। अब एक कॉमन सेंस का सवाल है, स्लाइड को देखो। अच्छा, स्लाइड के मामले में मैं ये चीज देख रहा हूँ कि मेरी जो गूगल मीट के अंदर मुश्किल से 13 बच्चे होते हैं क्लास के अंदर। अगर अराउंड 40 स्टूडेंट्स मौजूद थे, बाकी 13 मतलब 13 हैं, तो बाकी 40 के 40 क्यों नहीं इसमें मौजूद है गूगल मीट के अंदर।
कल मुझे फिर दोबारा आके एक दफा फिर वही होगा जिसके पास मोबाइल नहीं उसको पीछे खड़ा करना पड़ेगा। मोबाइल लेकर आए, डेटा पैकेज लेकर आए, स्लाइड्स इतनी मेहनत से बन रही होती है, आप लोग देखने की जहमत नहीं करते। दोनों स्क्रीन में क्या फर्क नजर आ रहा है? दोनों तस्वीर में क्या फर्क नजर आ रहा है? एक हाईवे है और एक नॉर्मल रोड है, ठीक है। ट्रैफिक ज्यादा, कंजेशन कहाँ पे होगा? कंजेशन कहाँ पर होगा? जहाँ पे ट्रैफिक, यूं कह लो ट्रैफिक का लेन कम है, वहां पे ट्रैफिक जो है आपका अमूमन ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आप फॉर एग्जांपल अभी आ रहे हैं, आप लकी वन की तरफ से आ रहे हैं, तकरीबन 3 से 4 लेन का रोड है, गाड़ी स्पीड से चल रही होती है। जैसे ही कॉलेज में पहुंचते हैं, कॉलेज में पहुंचते अचानक की रोड छोटा हो जाता है और यहाँ पे 2 लेन पे आ जाते हैं। आपने देखा ट्रैफिक गाड़ियों की स्पीड में फर्क पड़ जाता है यहाँ पे आके। अब कॉलेज के बराबर वाली गली है, उसमें क्या होता है, वहां पे एक वक्त में एक ही गाड़ी आ सकती है। तो अगर आ रहा होता है तो आप साइड में होकर खड़े हो जाते हैं, भाई तुम गुजर जाओ फिर मैं गुजरूंगा। तो उनमें फर्क हुआ। आपकी गाड़ी बड़ी जबरदस्त है, 1800 सीसी का इंजन है, भगाते हुए जा सकते हैं आप, लेकिन आप ऐसी रोड में चले गए जहाँ पे जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आपकी गाड़ी की स्पीड साथ देगी आपका? इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड का दारोमदार सिर्फ फ्रिक्वेंसी से नहीं होता, उसका जो भी फ्रिक्वेंसी की जो प्रॉपर्टीज है उससे नहीं होता। जैसे प्रॉपर्टी है ना, इंफ्रारेड की प्रॉपर्टी है कि भाई वो आप उसको हाथ रखोगे तो रुक जाएगा। ब्लूटूथ की प्रॉपर्टी के वो आर पार चला जाता है। जितनी फ्रिक्वेंसी होगी हर जगह पे अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। लाइट की अपनी प्रॉपर्टी का नजर आती है, दूसरी और भी रेडियो वेव्स है वो हमें नजर नहीं आती, अपनी अपनी जगह की हर किसी की अपनी प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि इसका मतलब ये होगा कि फ्रीक्वेंसी और उसकी प्रॉपर्टीज के अलावा एक और चीज का भी ताल्लुक है कि जगह कितनी है। जितनी चौड़ी जगह होगी उतना तेजी से भागना हमारे लिए आसान होगा, और जहां जगह कम होगी वहां पे जाना आना मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे ये बताना, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्या नेटवर्क की जबान में? भाई इसी को कहते हैं नेटवर्क बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का लफ्ज सुना था कि यार बैंडविड्थ ज्यादा हो गई है, बैंडविड्थ कम हो गई है। जहां पे भी आपके पास सड़कें चौड़ी होंगी वहां पे ट्रैफिक ज्यादा आसानी से रवा दवा हो सकता है, स्पीड भी ज्यादा होगी, कंजेशन नहीं होगा, और कम वक्त के अंदर ज्यादा लोग उस पर, कम जगह पे ज्यादा लोग सफर कर सकेंगे। ओके, अब आपके उसी शारा फैसल के ऊपर ट्रक भी चल रहा होगा, आर्मी के कॉन्वॉयज भी चल रहे होंगे, आपकी पर्सनल गाड़ियां भी चल रही होंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रहा होगा। लेकिन अगर इसी कॉलेज की गली में आ जाए तो एक ट्रक आ रहा होगा तो बाकी सबके सब रुकने पे मजबूर हो जाएंगे। तो बैंडविड्थ भी एक ऐसी चीज है जो आपकी नेटवर्क की स्पीड के ऊपर असर डालती है। अब जब हम अगले दिन, कल के दिन हम बात करेंगे, तो कल आपका टीचर्स डे नहीं है, पोस्टपोन हो गया है, तो कल के दिन जब हम बात करेंगे इस बारे में कि यार किस नेटवर्क की क्या स्पीड है, तो वहां पे हमें इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है कि बैंडविड्थ भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लो बैंडविड्थ का मतलब क्या हुआ कि कम गली है, कम जगह है, और आप ज्यादा चीजों को ज्यादा पास नहीं कर सकते, इसलिए आपको नजर आएगा किसी के घर में कनेक्शन बड़ा तेज है। ये जो बेच रहे होते हैं ना आपको, ये स्पीड नहीं बैंडविड्थ बेच रहे होते हैं। ये जो आपकी गली और मोहल्ले में जो नेटवर्क आपको दे रहे होते हैं कि इतने एमबी का कनेक्शन, इतने एमबी का कनेक्शन है, बुनियादी तौर पर ये बात हो रही होती है बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ कितनी है। अब होता क्या है, लेट्स से कि आपके घर में 4 MB का कनेक्शन है, 4 MB कनेक्शन में आपने वीडियो चलानी शुरू की, पूरा घर बैठ के रुक जाएगा, व्हाट्सएप नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। देखा घर में इश्यूज होते हैं बाज दफा, या पता नहीं क्या, हर वक्त बच्चे के हाथ में मोबाइल आता है, पूरा का पूरा नेट चल रहा, रुक जाता है। तो बात ये होती है कि बच्चे ने कुछ नहीं किया होता, आप लोग ने किया होता है कि बैंडविड्थ कम होने की वजह से जो होता है, एक ने वीडियो चलाई तो बस उसी का ट्रक चल रहा है, बाकी बाइक को, गाड़ियों को जाने की जगह नहीं मिल रही, बैंडविड्थ ज्यादा हो जाती है, अब आराम से पूरा घर इसको इस्तेमाल कर रहा है। कॉलेज से जो कनेक्शन है, अब प्रिंसिपल साहब ने चेंजेस किए हैं, जगह जगह पे राउटर भी लग गए हैं और लोग यूज कर रहे हैं, फैकल्टी तो यूज कर रही है, शायद बच्चे भी कर रहे हो, लेकिन नतीजा क्या निकला कि नेटवर्क हमारा स्लो हो गया है, लैब के अंदर नेट हमारा बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। उसकी वजह क्या है कि हमें हाई बैंडविड्थ की जरूरत है। जब हम इतने सारे बच्चों को दे रहे हैं तो हमें पास कम से कम 50 MB या 100 MB का कनेक्शन तो होना चाहिए, 50 से कम पे तो गुजारा नहीं होगा। बात समझ में आई? अब तुम लोग के घर में अगर कहते हैं नेट स्लो चल रहा है, तुम क्या बोलोगे? नेट की स्पीड बढ़ानी है, नेट की बैंडविड्थ बढ़ानी है? बैंडविड्थ बढ़ानी है बस। अब बैंडविड्थ का अगेन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, नहीं तो मैं इतना जरूर पता हो कि भाई सड़कें चौड़ी होती हैं तो गाड़ियां तेजी से गुजर जाती हैं, आसानी से गुजर जाती हैं, कंजेशन नहीं होता। और अगर आपकी वही सड़क या वही गली चौड़ी हो जाए तो वहां पे ट्रैफिक फंसने लगता है, वीडियो चली बाकी को मौका नहीं चल रहा। और अब आपके पास अगर ज्यादा बैंडविड्थ है तो वीडियो अपलोड भी हो रही है, डाउनलोड भी हो रही है, सारे के सारे आपका व्हाट्सएप वगैरह, कॉल वगैरह, सारे के सारे काम
हो रहे होते हैं। ये चीज़ ट्राई करना जब घर में तुम्हारे पास जैसे हल्का कनेक्शन है, तो उससे तुम लोग कनेक्टेड हो, अम्मी के फ़ोन पे कॉल कराओ, व्हाट्सएप पे बात कराओ, और तो तुम जो है ना 2-3 वीडियोस खोल लो, तुम देखना वीडियो की आपकी जो वॉइस क्वालिटी है व्हाट्सएप के ऊपर उस पर फर्क पड़ेगा। हालांकि हुआ क्या, तुमने सिर्फ वीडियोस चलाई हैं, लेकिन तुम्हारी वीडियोस चलाने से उनकी व्हाट्सएप कॉल के ऊपर फर्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जगह कम थी। कल फिर इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे।